हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में बातचीत करें उससे पहले आप यह जान लीजिए कि अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए कांटेक्ट जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, आप उस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो लेक्चर से संबंधित जो भी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम में केवल सर्च करना है GS by AK चौधरी और आप सीधे पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तक लगभग 2000 से अधिक विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ चुके हैं। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी बातचीत हम प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर करके मैंने देखा है कि विद्यार्थी जब भी MP पढ़ते हैं तो MP को मध्य प्रदेश की स्थापना से पढ़ते हैं या फिर MP की स्थापना से पूर्व जो आयोग बनाए गए थे वहां से आपने मध्य प्रदेश को पढ़ा होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन मेरा यहाँ पर व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप मध्य प्रदेश को समझना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए मध्य प्रदेश का इतिहास। उसके बाद में आपको मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व जो आयोग बनाए गए थे उसको पढ़िए और अंततः आप पढ़िए मध्य प्रदेश की स्थापना, और इस क्रम में आप मध्य प्रदेश को समझने का प्रयास करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बातचीत प्रारंभ कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से। देखिए, सबसे पहले जब हम बातचीत अपनी प्रारंभ करेंगे तो वो बातचीत हम प्रारंभ कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से। अब जैसे ही हम मध्य प्रदेश के इतिहास पर अपनी बातचीत प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपके मन में जो एक वाजिब क्वेश्चन उत्पन्न होगा वह यह होगा कि सर इतिहास है क्या। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन कालखंड में मनुष्यों के द्वारा जो गतिविधि की गई उसका समग्र अध्ययन ही क्या है, आप बताइए, इतिहास है। क्या बोले हमने इतिहास में? हमने बोले इतिहास से तात्पर्य होता है प्राचीन कालखंड में मनुष्यों के द्वारा की गई जो गतिविधि होती है, इसका समग्र अध्ययन जो होता है, इसी को हम किस में रखते हैं बताएंगे, इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, हम पढ़ मध्य प्रदेश का इतिहास रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसमें हेल्प लेनी होगी भारत के इतिहास से। जब भी आपने भारत के इतिहास को पढ़ा होगा तो आपने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा होगा, और वो 3 कालखंड कौन कौन से थे आप सब जानते हैं। इसमें पहला जो कालखंड आपने बांटा होगा उसको आप जानते हैं प्राचीन कालखंड के नाम से, प्राचीन इतिहास के नाम से। जब हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो भी हम मध्य प्रदेश स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से। ओके, जो दूसरा कालखंड आपने बांटा होगा वह बांटा होगा मध्य कालीन इतिहास, और तीसरा कालखंड आपने भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा होगा आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी हम आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। यहाँ पर आप फिर मुझसे पूछना चाहेंगे, सर जब हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को कहां से कहां तक पढ़ेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मध्य प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे उसको प्रारंभ कीजिए कहां से? पाषाण काल से, पाषाण काल से। और खत्म कहां पर कीजिए? तो इसे खत्म कीजिए राजपूत राजवंश में, राजपूत राजवंशों में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को समझने का यहाँ पर प्रयत्न ये भी कीजिएगा कि हम जब पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यह आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या पाषाण काल से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, PSC के, MPSI के, पटवारी के पेपर उठाकर चेक कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं पाषाण काल से, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये मैं अभी आपको आगे चलकर बताऊंगा।
इसके बाद अगर हम बात करें राजपूत राजवंश की, तो आप मुझसे यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि क्या हमारे एग्जाम में राजपूत राजवंश से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमपीपीएससी का 12 जनवरी 2020 का पेपर उठाकर देखिए। क्वेश्चन पूछा गया था त्रिभुवन मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है। याद रखना, ये राजपूत राजवंश के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। जब हम पढ़ेंगे परमार वंश, तो परमार वंश के शासक थे जिनका नाम था राजा भोज, और उन्होंने चित्तौड़गढ़ में मंदिर का निर्माण कराया था जिसका नाम था त्रिभुवन मंदिर। इसका मतलब यह हुआ कि राजपूत राजवंश से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में हम जब मध्य प्रदेश, ओके क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास खत्म करेंगे, इसके उपरांत हम आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में। और जब मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में हम जाएंगे, तो याद रखिएगा हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास कहां से प्रारंभ करेंगे। तो ये प्रारंभ करेंगे हम, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम आक्रमण से। मुस्लिम आक्रमण से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यहां पर फिर जानना चाहेंगे सर मध्य प्रदेश के अंदर मुस्लिम आक्रमण हुए थे क्या? नहीं नहीं प्यारे विद्यार्थियों, जब हम ये मुस्लिम आक्रमण की बात कर रहे हैं तो यह मुस्लिम आक्रमण मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हुए थे, लेकिन ध्यान रखना भारत की पृष्ठभूमि में मुस्लिम आक्रमण जो थे वो हुए थे। अगर आप यहाँ पर जानना चाहेंगे कि सर भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब सफल हुए, तो पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहां पर किया था? राजा दाहिर के कालखंड में किया था, सिंध पर किया था। ओके, तो हम यहां से पढ़ना तो प्रारंभ करेंगे और फिर मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि समझने का हम प्रयास करेंगे। हम जब मध्य प्रदेश को मध्यकालीन इतिहास में आगे समझना प्रारंभ आगे समझेंगे, तो हम इसमें देखेंगे कि प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास है यह समाप्त होता है पूर्ववर्ती मुगल शासकों पर। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ववर्ती जो मुगल शासक हुए इनका कालखंड जैसे ही खत्म होगा, तो ध्यान रखना हम क्या पढ़ चुके होंगे? मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ चुके होंगे। जब हम आधुनिक इतिहास को मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, तो हम डिस्कशन प्रारंभ करेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासकों से, और इसके बाद हम इसे खत्म करेंगे भारत की आजादी पर। भारत की आजादी पर अर्थात 15 अगस्त 1947 में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम मध्य प्रदेश का इतिहास कंप्लीट करेंगे, और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप इसी तरह से मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़िएगा। खैर चलिए अब बातचीत प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले डिस्कशन करते हैं मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की बात करें तो आप सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में डिवाइड कीजिए। इसका पहला कालखंड आप पढ़िए कहां से? प्राग ऐतिहासिक से। दूसरा कालखंड आप पढ़िए आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा कालखंड आप पढ़िए ऐतिहासिक कालखंड।
इन 3 कालखंडों को हम पढ़ें उससे पहले आप निसंदेह अगर ऑफलाइन क्लासेस में मेरे समक्ष बैठे होते तो आप यहाँ पर एक वाजिब सा क्वेश्चन मुझसे पूछते, सर इन्हें हम पढ़ें उससे पहले सबसे पहले हमें ये समझाइए मध्य प्रदेश के ये जो 3 कालखंड हैं जिसको आपने नाम दिए हैं प्रागैतिहासिक कालखंड, आद्य ऐतिहासिक कालखंड और ऐतिहासिक कालखंड, सबसे पहले आप हमें इन 3 कालखंडों को समझाइए कि एक्चुअली में ये है क्या, हम इन्हें समझेंगे किस तरह से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, क्लियर करते हैं। प्राचीन इतिहास का वह कालखंड जहां पर मानव तो थे, जहां पर मानव उपस्थित थे, लेकिन जहां पर मानव उपस्थित थे लेकिन ध्यान, इन मानवों को लिखने का, पढ़ने का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। इन मानवों को लिखने का और पढ़ने का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, और चूंकि इन मनुष्यों को लिखने का और पढ़ने का ज्ञान नहीं था, इसलिए वर्तमान मानव को इनके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, और साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए तो क्या हम इन्हें पढ़ पाएंगे? इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिए, एक ही बार में पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आप इस बात को ऐसे समझिए, प्रागैतिहासिक कालखंड वह कालखंड है जिसमें मानव उपस्थित थे, मानवों की उपस्थिति का हमें साक्ष्य भी मिला है बिल्कुल, लेकिन इस कालखंड के मानव को लिखने का और पढ़ने का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, यानी कि इस मनुष्य को लिखने और पढ़ने का स्पष्ट ज्ञान बिल्कुल नहीं था। और ध्यान रखना, चूंकि इस मनुष्य को लिखने और पढ़ने का ज्ञान नहीं था, और चूंकि इन मनुष्यों को लिखने और पढ़ने का ज्ञान था नहीं, इसीलिए वर्तमान जो मनुष्य है इन मनुष्यों को इनके साक्ष्य मिले नहीं है, मतलब कि कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं मिले हैं, कोई शिलालेख नहीं मिले, कोई अभिलेख नहीं मिले। इसके बाद अगर हम बातचीत करें आद्य ऐतिहासिक कालखंड की बात करें तो वह कालखंड जिसमें मानव उपस्थित तो थे, बिल्कुल थे, और इन मानवों को लिखने की जानकारी भी थी, इन मनुष्यों को लिखने की जानकारी थी, बिल्कुल थी, पढ़ने की जानकारी भी थी, लिखने और पढ़ने की इन्हें बिल्कुल जानकारी थी, और वर्तमान मनुष्य को इनके लिखे गए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इतिहास का वह कालखंड जिस कालखंड में मनुष्य उपस्थित तो थे, बिल्कुल थे, इनको लिखने की जानकारी, पढ़ने की जानकारी थी, बिल्कुल, और चूंकि इन्हें लिखने और पढ़ने की जानकारी थी तो वाजिब सी बात है कि कहीं ना कहीं इनके लिखे हुए साक्ष्य भी हमें मिले होंगे। तो इनके लिखे हुए साक्ष्य तो हमें मिले, लेकिन हम इन साक्ष्यों को ध्यान रखना पढ़ नहीं पाए हैं। इस कालखंड को हम क्या बोलते हैं बताएंगे? आद्य ऐतिहासिक कालखंड के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर है? इसका बेस्ट एग्जांपल है सिंधु घाटी सभ्यता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनके लिखे और पढ़े गए साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन आज हम वर्तमान जो मनुष्य हैं ये इन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि इनकी जो लिपि थी, इनकी लिपि अलग थी। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? आप बताएंगे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐतिहासिक कालखंड। तो वह कालखंड जिसमें मनुष्य या मानव उपस्थित थे,
मानव उपस्थित थे, बिल्कुल थे। इन्हें लिखने की जानकारी बिल्कुल थी, पढ़ने की जानकारी भी थी, लिखने और पढ़ने की जानकारी थी। और इनके साक्ष्य, और इनके जो साक्ष्य हुए, ये साक्ष्य भी वर्तमान मनुष्य को प्राप्त हुए। इनके साक्ष्य वर्तमान मनुष्यों को प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और इन साक्ष्यों को हम याद रखना पढ़ भी पाते हैं, इन्हें हम पढ़ पाए हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा कालखंड जिसमें मनुष्यों को लिखने पढ़ने की जानकारी थी और उनके साक्ष्य वर्तमान मनुष्यों को मिले, इस कालखंड को हम क्या बोलते हैं बताएंगे? ऐतिहासिक कालखंड बोलते हैं। आप बोलेंगे सर इसके एग्जाम्पल दे दीजिए। जिस प्रकार का एग्जाम्पल आपने आद्य ऐतिहासिक कालखंड का दिए थे, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी प्रकार से ऐतिहासिक कालखंड का आप एग्जाम्पल दीजिए। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको। ऐतिहासिक कालखंड का बेस्ट एग्जाम्पल है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता और इसके आगे का समय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता और इसके आगे का जो समय हुआ वह याद रखिएगा ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत आता है। और ऐतिहासिक कालखंड वह कालखंड है, याद रखिएगा, जिसमें मानवों को लिखने की पढ़ने की जानकारी थी और इनके लिखे और पढ़े गए साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और याद रखिएगा, इन्हें हम पढ़ भी पाए हैं। तो यह कालखंड है, अब बताएंगे ऐतिहासिक कालखंड। ओके, क्लियर है चीजें? उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप निसंदेह कमेंट कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखना, आपका संघर्ष ही आपको सफलता दिलाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं प्रागैतिहासिक कालखंड में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को समझिएगा कि अभी जो हमने डिस्कशन किया है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसके अंदर जो हमने बातचीत की थी, ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक कालखंड में, प्राग ऐतिहासिक कालखंड में, इस प्राग ऐतिहासिक कालखंड को 3 भागों में पाषाण के आधार पर, अर्थात हम बोल सकते हैं पत्थरों के आधार पर, पाषाण के आधार पर अर्थात पत्थरों के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। अगर हम बात करें कौन कौन से भाग में हम इसे बांट सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पाषाण के आधार पर इस कालखंड को 4 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला कालखंड हम बांटेंगे वह होगा, ध्यान रखना, पूरा पाषाण काल। जो दूसरा कालखंड होगा इसके उपरांत, इसको हम बोलेंगे मध्य पाषाण काल। और जो तीसरा कालखंड होगा इसे हम बोलेंगे नव पाषाण काल। और जो अंतिम कालखंड होगा इसको बोलेंगे ताम्र पाषाण काल। ठीक विद्यार्थियों, अगर हम यहां पर बात करें कि इन कालखंडों की समय अवधि क्या थी, तो ध्यान रखना, इन कालखंडों की समय अवधि देखने मिलेगी आपको प्रारंभ से। प्रारंभ से मतलब जहां से भी प्रारंभ हुआ हो, कहीं से प्रारंभ हुआ हो, तो प्रारंभ से ध्यान रखना 10,000 बीसी, प्रारंभ से 10,000 बीसी तक का जो कालखंड माना जाता है, यह माना जाता है पुरा पाषाण काल। इसके बाद जो मध्य पाषाण काल है, ये प्रारंभ होता है 10,000 बीसी से लेकर 5,500 बीसी तक की अवधि में खत्म होता है। और अगर हम बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल 5,500 बीसी से लगाकर 5,500 बीसी से लगाकर ध्यान रखिएगा 3,000 बीसी तक में इस कालखंड की अवधि है। और इसके उपरांत हम बात करें ताम्रपाषाण काल की, तो ताम्रपाषाण काल की जो अवधि हमें देखने को मिलेगी वह मिलेगी, ध्यान रखिएगा,
3000 BC से लगाकर आज तक, या आगे हम लिख दें आगे तक का जो कालखंड हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, ताम्रपाषाण काल के नाम से इसे हम जानते हैं। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इस बात को समझिए कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल से तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस स्थल से पुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पुरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वह मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र से। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पुरा पाषाण काल के साक्ष्य, एक मिनट रुक जाइए बस, कहां से प्राप्त हुए हैं हमने देखे अभी, नर्मदा घाटी से। ध्यान रखना यह साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए इस बात को समझिए कि जो पुरा पाषाण काल है, इस कालखंड के साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस बात को समझिएगा, जो पुरा पाषाण काल है, इस कालखंड के जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा, नर्मदा घाटी से। तो याद रखिए, नर्मदा घाटी से पुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप बोलेंगे सर स्थान कौन सा था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि वह स्थान कौन सा था, तो याद रखिएगा स्थान था हथनौरा। और अगर आपसे पूछे जिला कौन सा पड़ेगा, तो जिला पड़ेगा सीहोर। ओके अच्छा, क्या साक्ष्य प्राप्त हुए यहां से, तो यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मानव खोपड़ी की बात करें तो ध्यान रखना, यह जो मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है, यह याद रखिएगा भारत प्लस मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन मानव के साक्ष्य हैं। ध्यान रखिएगा, तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भारत में सबसे प्राचीन मानव के साक्ष्य कहां से मिले हैं, आप बताएंगे हथनौरा से। ध्यान रखिएगा किस जिले से, सीहोर जिले से। और याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि विश्व में प्राचीन मनुष्य के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो विश्व में प्राचीन मनुष्य के जो साक्ष्य है, ये आप बताइएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त हुए हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इसे ही आप बोलेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ध्यान रखिएगा, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां से याद रखना विश्व के सबसे प्राचीन मनुष्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो विश्व में सबसे प्राचीन मनुष्य के साक्ष्य अफ्रीका से, और भारत और मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन मनुष्य के साक्ष्य आप बताएंगे हथनौरा, सीहोर से। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, इन्हें हमने नाम क्या दिए थे, तो याद रखना जिस मानव के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, इस मानव को हमने क्या नाम दिए, तो इस मानव को हमने नाम दिए, ध्यान रखिएगा, नर्मदा पुरुष या नर्मदा मानव। तो इसे हमने नाम दिया है, याद रखिएगा, नर्मदा मानव नाम दिया है, नर्मदा मानव हमने इन्हें नाम दिया है। ओके क्लियर है बातें, तो इस तरह से आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि बताइए, जो पुरा पाषाण काल है, इस कालखंड के और साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, मानव के साक्ष्य कहां से मिले हैं, आप बताएंगे सीहोर के हथनौरा से। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि उपकरण कहां से प्राप्त हुए, तो जो उपकरण है, ध्यान रखिएगा, यानी कि उस कालखंड में जो मनुष्य था, उस मनुष्य
इसका मतलब यह हुआ कि उस कालखंड में जो मनुष्य था उसके द्वारा प्रयोग किए गए कुछ पत्थर है, कुछ टूल्स है, कुछ हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, ये उपकरण जो है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना, इस कालखंड के जो मानव थे इसके जो याद रखिएगा अन्य उपकरण है ये प्राप्त हुए हैं, बताएंगे भूथरा नामक स्थान से। भूथरा नामक स्थान से, भूथरा से, और ये पड़ता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर याद रखिएगा स्थान है, यहां से पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें अन्य उपकरणों की या अन्य साक्ष्यों की, तो अन्य साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा, अन्य साक्ष्यों के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा अनूपपुर जिले से, अनूपपुर जिले से, अनूपपुर जिले से लेकर होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिला, यहां पर जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी है, ध्यान रखना इस नर्मदा घाटी क्षेत्र कहां से मिले हैं? आप बताएंगे नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी कहां से कहां तक का विस्तारित क्षेत्र? तो अनूपपुर से लेकर आप बताएंगे होशंगाबाद तक का विस्तारित क्षेत्र। और कौन कौन से जिले हैं जहां पर हमें ये साक्ष्य मिले हैं? तो पहला जिला ध्यान रखिए सीधी, फिर ध्यान रखिए होशंगाबाद, होशंगाबाद, फिर ध्यान रखिए आप उमरिया, उमरिया। याद रखना इन जिलों में आप बताएंगे किसके साक्ष्य मिले हमें? पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अगर हम देखें मध्य पाषाण काल की अवधि क्या थी? तो प्यारे विद्यार्थियों इस कालखंड की अवधि थी 10,000 बीसी से लेकर 500 या 5500 बीसी। आप बोलेंगे सर ये बीसी है और समय घट क्यों रहा है, ये समझा दीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं इसे समझाऊंगा, लेकिन भारत के इतिहास में बताऊंगा कि ये बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट होता है। और इसमें समय जब आगे बढ़ता है तो संख्याएं घटती क्यों है? चलिए अभी आगे बढ़ेंगे, बाद में चर्चा उस टॉपिक पे करेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो मध्य पाषाण काल है इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा, आदमगढ़ शैल चित्रों से, आदमगढ़ शैल चित्रों से। और ये शैल चित्र कहां पर मिले हैं? तो ध्यान रखना होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिले से याद रखना ये शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इन शैल चित्रों की खोज किसने की है? तो इन शैल चित्रों की खोज की है, आप बताइएगा, R.B. जोशी। R.B. जोशी जी ने ध्यान रखना इन शैल चित्रों की खोज की थी। जोशी जी ने ध्यान रखिएगा इन शैल चित्रों की खोज की थी। और अगर हम बात करें किस बात का यहाँ पर उल्लेख मिलता है हमें, तो ध्यान रखना यहाँ पर उल्लेख मिलता है मनुष्य के पशुपालक होने का, मानव के पशुपालक होने का साक्ष्य, पशुपालक होने के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखिए ये प्राप्त होते हैं हमें बताएंगे मध्य पाषाण काल से। यहाँ पर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि मनुष्य पशुपालक हुआ था, ऐसे साक्ष्य किस तरह से मिलते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों इस कालखंड के जितने भी साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं इसमें इस बात का उल्लेख, इसके अंतर्गत हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जहां पर मानवों को उनके कुत्ते के साथ में दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कुछ ऐसे कंकाल मनुष्य के प्राप्त हुए कि उनके साथ में उनके कुत्ते भी याद रखना वहां पर दफनाए गए थे। तो इन साक्ष्यों के आधार पर हम ये कल्पना करते हैं कि इस कालखंड में जो मनुष्य थे उन्हें कुत्तों की जानकारी थी, मतलब वह क्या थे बताएंगे? पशुपालक थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमने डिस्कशन किया था प्यारे विद्यार्थियों नव पाषाण काल, नव पाषाण काल याद रखिएगा। और हमने डिस्कशन किया था ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो ये नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल ध्यान रखिएगा हमने पढ़ा था। अब हम बात करें कि नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के उल्लेख हमें कहां से मिलते हैं? तो नव पाषाण काल के और ताम्र पाषाण काल का जो हमें साक्ष्य देखने मिलता है, उल्लेख, या मैं कह सकता हूं इस कालखंड के जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह ध्यान रखना कहां से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है चीजें? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? तो अब तक हमने मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ा,
मध्य प्रदेश के इतिहास को हमने कहां से पढ़ना प्रारंभ किया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ना प्रारंभ किया है प्राचीन कालखंड से। हम फिर पढ़ेंगे मध्यकाल और फिर पढ़ेंगे आधुनिक कालखंड। जब मध्य प्रदेश का प्राचीन कालखंड हमने देखे तो हमने इसे डिवाइड किया 3 कालखंडों में। पहला कालखंड था प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक कालखंड। यह हमने डिस्कशन किया प्रागैतिहासिक कालखंड में, और प्रागैतिहासिक कालखंड को हमने 4 भागों में बांटा: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। इसके बाद हमने डिस्कशन किया कि पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आप बताएंगे हथनौरा, सीहोर से प्राप्त हुए हैं। इसके उपरांत हमने यह चर्चा की कि पुरापाषाण काल के हमें साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं, और नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। और नर्मदा घाटी में किस क्षेत्र से, तो आप बताएंगे हथनौरा, सीहोर से हमें प्राप्त हुए हैं। बात करें तो क्या प्राप्त हुए, तो मानव की जो खोपड़ी है जानना वो प्राप्त हुई, और ये मानव की जो खोपड़ी है वो भारत के सबसे प्राचीन मनुष्य के साक्ष्य हैं और मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन मनुष्य के साक्ष्य हैं। तो याद रखिएगा, भारत के सबसे प्राचीन मनुष्य के साक्ष्य कहां से मिले? हथनौरा से। लेकिन ध्यान रखिएगा, विश्व के सबसे प्राचीन मनुष्य के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? आप बताएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमने डिस्कशन किया है कि जो हमारे पुरापाषाण काल है इसके साक्ष्य और कहां से मिले हैं, तो इसके साक्ष्य हमें मिले बताएंगे भूथरा, नरसिंहपुर से, और साक्ष्य मिले हमें अनूपपुर से होशंगाबाद तक का जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है यहां से प्राप्त हुए हैं। और साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए, तो और साक्ष्य हमें मिले हैं अनूपपुर से लेकर होशंगाबाद जिले तक में जो नर्मदा घाटी फैली है वहां से हमें साक्ष्य मिले हैं पुरापाषाण काल के। बात करते हैं मध्यपाषाण काल, तो मध्यपाषाण काल की हमने बात करें कि इसके जो साक्ष्य हैं आदमगढ़ शैलाश्रय है यहां से प्राप्त हुए हैं, और इसकी खोज किसने की थी? आरबी जोशी ने की थी। ओके, और यहां से हमें मनुष्य के पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हमने चर्चा की थी कि नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के जो साक्ष्य है हमें कहां से मिले हैं? बाघिन नदी के तट से मिले हैं और बाघ की गुफाओं से मिले हैं। बाघ की जो गुफाएं हैं बताएंगे धार जिले के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है चीजें? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।